अभिनव को अंदर जाने से पहले ही बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना शुरू हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी बादल पर खड़ा है और चारों तरफ से खुशबूदार फूलों की बारिश हो रही है। वह काफी हल्का महसूस कर रहा था। जैसे ही अभिनव दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, तो बलराज उसे आधे रास्ते में ही मिल गया और उसका स्वागत करके उसे अपने साथ गार्डन में ले जाने लगा। बलराज, आपने मुझे मैसेज नहीं किया, वहां जाने से पहले डायरेक्ट काम ही कर डाला। अभिनव ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। हालांकि वह अब भी बलराज से काफी खुश था। मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मसले तो यह बलराज ही निपटा सकता है। इसमें टाइगर को तकलीफ क्यों देना। और फिर भी तुम आना चाहते थे, इसीलिए मैंने काम खत्म हो जाने के बाद ही मैसेज डाला। तो एक तरीके से मैंने टाइगर के भी ऑर्डर का पालन किया। अभिनव उसकी चालाकी देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसे अंदर ही अंदर गर्व भी हो रहा था कि उसके ग्रुप में मेंबर्स कितनी परफेक्शन से अपना काम खत्म कर दिया करते थे। उसके पिता ने वाकई सही लोगों को चुना था। टाइगर कुछ शिकायत करना शुरू न कर दे, इसलिए बलराज ने भी तुरंत ही बात को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। आज रात उन लोगों पर अटैक करने का प्लान सबसे बेस्ट था। अरबाज ने वहां कुछ गार्ड को खड़ा कर रखा था, जिनसे निपटना अपने लिए बच्चों का खेल था। बलराज ने अभिनव से कहा। उसकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला। बलराज को अभिनव की खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में उसने कहा, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अभिनव ने बलराज से नजर हटाई और वो गार्डन की तरफ देखने लगा, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। उसने कुछ देर तक उन बच्चों को देखा और उसके बाद इधर-उधर देखने लगा। अभिनव को कुछ शक हुआ। उसने बलराज की ओर देखा और पूछा, यह तो सब बच्चे हैं, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं? महिलाएं, बड़े बुजुर्ग? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो वहां बस यह 5 बच्चे ही मिले थे। बलराज ने जवाब दिया। महिलाओं से मेरा मतलब है इन बच्चों की माँ। वहां आपको निहारिका भी तो मिली होगी। अभिनव ने कहा। अभिनव की बात सुनकर बलराज और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभिनव, वहां तो कोई माँ नहीं थी और ना ही कोई निहारिका नाम की लड़की थी। बलराज के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव हैरान हो गया था। लक्ष्य ने तो अभिनव को यही बताया था कि अरबाज ने उसकी बीवी और उसके बच्चे दोनों को किडनैप करके रखा हुआ है। अब ऐसे में अगर निहारिका अरबाज के घर नहीं थी, तो वह कहीं और थी। अब अभिनव के लिए नई परेशानी यह खड़ी हो गई थी कि उसे नहीं पता था कि निहारिका कहाँ थी। उसे एक डर यह भी लग रहा था कि कहीं निहारिका को अरबाज ने जान से न मार दिया हो। अभिनव मन ही मन बस उसके जिंदा होने की उम्मीद कर रहा था। अभिनव ने लक्ष्य से वादा किया था कि वह उसे अपने परिवार से जरूर मिलवाएगा और वह भी पूरे परिवार से। जब अभिनव खड़े खड़े यह सब सोच रहा था, तभी बलराज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि अरबाज इन बच्चों के साथ क्या कर रहा था। अभिनव ने बलराज को देखा और बोला, थैंक यू बलराज, अगर तुम नहीं होते तो यह काम कभी नहीं हो पाता। अब तुम्हें आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब के रहने खाने का इंतजाम करवा दूंगा। बलराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, फिर भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं यहीं घर पर ही हूँ। बलराज ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अब अभिनव की नजर फिर से उन बच्चों पर पड़ी। वह बारी बारी से उन सभी को देख रहा था। अचानक से अभिनव की नजर एक बच्ची पर जाकर ठहर गई, जो कि बाकी बच्चों से अलग खड़ी थी और उनके साथ नहीं खेल रही थी। वह अपने घुटने मोड़ कर बैठी हुई थी और उसने अपना सर अपने घुटनों पर झुकाया हुआ था।
अभिनव को यह तो नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लड़की रो रही है। अभिनव उस लड़की के पास गया और उसके सामने बैठकर धीरे से बोला, हाय। अभिनव की आवाज सुनने के कुछ सेकंड के बाद उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके गाल सूज गए थे। उसकी आंखें रो रो कर भारी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे और गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। अभिनव ने उसे धीरे से पूछा, आप ठीक हो? और आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको यह जगह पसंद नहीं आई? अभिनव की सवाल सुनते ही उस लड़की का मुंह और उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से रो देने वाली थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने अभिनव के सामने अपने आंसुओं को रोक कर रखा और धीरे से बोली, मेरी माँ, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज बहुत सौम्य थी और उसे सुनकर यह भी समझ आ रहा था कि वह काफी देर से रोई जा रही थी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए ध्यान से देखा और उसे ऐसा लगा कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि बिंदु है। तुम्हारा नाम क्या है? बिंदु, उस लड़की ने कहा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगा ही था, लेकिन तुम चिंता मत करो बिंदु, मैं उन्हें बचा लूंगा। मैं बिंदु को उसकी माँ से मिलवाऊंगा। बिंदु ने अभिनव की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर ना में सिर हिलाते हुए बोली, आप नहीं बचा पाओगे। मैंने सुना है कि वह अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। यह सुनते ही अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने पूछा, तुमने सुना है? क्या सुना है? तुम्हें पता है मम्मा कहाँ है? बिंदु ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोली, वह एस्कॉर्ट में चली गई है। मैंने सुना था कि जो भी एक बार एस्कॉर्ट में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आ पाता। मम्मा भी हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी और मैं अनाथ हो जाऊंगी। बिंदु ने कहा और इस बार यह सब कहते हुए वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसके आंसू फिर से बहने लगे थे। अभिनव ने बिंदु का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। उस लड़की के दिल पर क्या बीत रही थी, अभिनव यह अच्छे से महसूस कर पा रहा था। प्लीज तुम रो मत, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अभिनव ने बिंदु को चुप कराते हुए कहा और उसके सिर में हाथ फेरने लगा। जब बिंदु थोड़ा शांत हुई तो अभिनव ने पूछा, वैसे तुमने यह सब कहाँ सुना था? उन आदमियों से। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि मेरे पापा अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और मेरी मम्मा ने मुझे इन लोगों के साथ छोड़ने का डिसीजन ले लिया। बिंदु की बात सुनकर अभिनव फिर से हैरान हो गया। वह लड़की काफी बोल्ड और इंटेलिजेंट थी। उसकी उम्र और उसकी समझ में जमीन आसमान का अंतर था। अभिनव ने बिंदु के सर में हाथ फेरते हुए कहा, बिंदु, तुम्हारे पापा भागे नहीं थे। मैंने आज ही उनसे बात की थी और उनके कहने पर ही तुम्हें उस जगह से बचाकर यहाँ लाया गया है, जहाँ पहले जिस जगह पर तुम्हें कैद करके रखा हुआ था। यह बात सुनते ही बिंदु हैरान हो गई और उससे कहा, वह सच में नहीं भागे थे? अभिनव ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, बल्कि वह तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बिंदु अब रोना बंद कर चुकी थी। वह बस अब सुबक रही थी। उसने अपना गला साफ किया और बोली, तो अब मैं उनसे कब और कैसे मिल सकती हूँ? बहुत जल्दी, अभिनव ने कहा और बिंदु को देखकर मुस्कुराने लगा। बिंदु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों को झुकाया और बोली, तो इसका मतलब उन सब आदमियों लोगों ने मुझसे झूठ बोला था? क्या उन्होंने मुझसे मेरी मम्मा के बारे में भी झूठ बोला है? हो सकता है कि वह स्कॉट में गई ही ना हो। अभिनव उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने बिंदु से पूछा, एक मिनट, स्कॉट? उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारी मम्मा स्कॉट में गई है? बिंदु ने दोबारा हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, उन्होंने यह भी कहा था कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगी। अभिनव को अब सारी गुत्थी समझती हुई नजर आ रही थी।
न चाहते हुए भी इस वक्त उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, पलाश के फूल। वह पलाश की एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में सोच रहा था और साथ ही उसने यह भी तय कर लिया था कि वह पलाश के फूलों में निहारिका को ढूंढने की कोशिश करेगा। यह तय नहीं था कि निहारिका वही होगी, लेकिन ढूंढने में कुछ भी नहीं जाता था। वह लक्ष्य से किए अपने वादे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। क्या आप सच में मेरी मम्मा को बचा पाएंगे? इतने में बिंदु ने अभिनव से पूछा। अभिनव ने बिंदु की आंखों में भरोसे के साथ देखा और उसे विश्वास दिलाने के लिए कहा, मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है और यह अभिनव गढ़वाल का प्रॉमिस है कि बिंदु अपनी मम्मा से जरूर मिलेगी और वह भी बहुत जल्द। इतना कहते ही अभिनव ने फिर से बिंदु को गले लगा लिया। बिंदु को अभिनव पर जब विश्वास हुआ तो अभिनव ने एक गहरी सांस ली और सब बच्चों से कहा, अभी के लिए मैं तुम सबको एक सेफ जगह पर ले जा रहा हूँ। क्या तुम सब मेरे घर चलना पसंद करोगे? मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर भी है। तुम्हें वहां रहकर काफी मजा आएगा। क्या आपके घर पर बड़ा सा टीवी है? अभिनव की बात सुनकर एक बच्चा दौड़ते हुए उसके पास आया और उससे यह सवाल करने लगा। अभिनव को उसके सवाल पर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अरे सब इधर आओ, इन अंकल के घर पर बहुत बड़ा टीवी है, उस बच्चे ने कहा और देखते ही देखते सारे बच्चे अपना खेल छोड़कर अभिनव के पास आकर जमा हो गए। अभिनव ने उन सबको देखा और बोला, मेरे घर पर इतने सारे टीवी हैं कि अगर आप लोग सब अलग अलग फिल्म भी देखना चाहें तो आराम से देख सकते हो। क्या बात कर रहे हो? इतने सारे टीवी घर हैं कि टीवी की दुकान? हा हा हा। इस बच्चे की बात सुनकर अभिनव के साथ वहां खड़े सभी बच्चे हंस पड़े। बिंदु भी अभिनव के वादे के बाद हल्का महसूस कर रही थी और हंसते हुए बच्चों का साथ दे रही थी। अभिनव ने आगे कहा, मेरा घर टीवी की दुकान नहीं, टीवी की फैक्ट्री है और वह बहुत ही बड़ा है, इस घर से भी बड़ा। यह सुनते ही एक बच्चा उत्सुक हुआ और उसने पूछा, तो आपके घर पर तो वीडियो गेम भी होंगे? अभिनव ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और बोला, मेरे पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। फिर तो हम चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। सभी बच्चों ने खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अभिनव अपने बच्चों से ध्यान से देख रहा था और ठीक तभी उसके जहान में एक तस्वीर ताजा हो गई। उसे वह दिन आज भी याद था जब वह अपने माँ बाप से अलग हुआ था। अभिनव को तो यह भी याद नहीं कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। एक दिन जब अभिनव स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पर माँ नहीं थी और जब तक उसके पिता की मौत नहीं हुई तब तक उसे यह ख्याल भी नहीं आया कि उसकी माँ मर चुकी है। अभिनव का परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। अभिनव को आज इस बात का मलाल हो रहा था कि वह अपने परिवार के साथ कितना कम वक्त बिता पाया था। परिवार के ना होने पर अभिनव को परिवार की कीमत समझ में आ रही थी, लेकिन अब वह आगे ऐसा नहीं होने देना चाहता था। अभिनव अपने आने वाले परिवार के लिए अपना सारा वक्त निकाल कर रखना चाहता था। वह अपने बच्चों को बड़ा और अपने हमसफर को हर एक मिनट बूढ़ा होते हुए देखना चाहता था। वह उनके साथ मजे करना चाहता था। वह अपने बच्चों को कहानी सुनाना चाहता था और अपने हमसफर के साथ बीते दिनों की यादों को ताजा करके हंसना चाहता था, रोना चाहता था। वह अपने हमसफर और अपने बच्चों के साथ एक ही बिस्तर पर चैन की नींद सोना चाहता था और इस बार अभिनव की इस नींद में कोई खलल नहीं डाल सकता था। अंकल चलो ना, एक बच्चे ने ये कहा और अभिनव अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बच्चों से बोला, आप लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर अभिनव बलराज के घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि बलराज ने विस्की की बोतल खोल रखी थी। जैसे ही उसने अभिनव को अंदर आते हुए देखा तो वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला,
हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम इन बच्चों को मेरे घर भेजने का इंतजाम कर सकते हो? वहाँ पर मेट्स हैं, वह इन सब का ध्यान रख लेंगे। फिलहाल के लिए मैं इन्हें वहीं रखता हूँ। बलराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन्हें कल सुबह छुड़वा दूंगा। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ, अभिनव ने कहा और वहां से निकल गया। जब तक अभिनव बाहर आया तब तक काफी रात हो चुकी थी। वह अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि इतने में वहां और एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से अनन्या बाहर निकली। अनन्या को इस वक्त बलराज के घर में देखकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे ऐसा लगा कि शायद अनन्या फिर से देर रात तक चिराग के साथ घूम रही थी। वह अनन्या के पास आया और बोला, तुम कहाँ थी? मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करने गई थी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बैक सीट पर से कुछ उठाने लगी। वह एक सूट था। अनन्या ने अभिनव को वह सूट दिखाया और बोली, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब की थी ना, उसके कंपनसेशन में मैं तुम्हारे लिए यह सूट लेकर आई हूँ। अभिनव ने पहले सूट को देखा और फिर अनन्या को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर उसे क्या कहना चाहिए था। फिर भी उसने कहा, मैंने कहा तो था तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों बेकार में परेशानी उठाई? अनन्या को अभिनव की यह बात अंदर तक चुभ गई। वह इतने प्यार से अभिनव के लिए सूट लेकर आई थी, लेकिन अभिनव था कि थैंक यू कहने की बजाय उसे ही सुना रहा था। अनन्या ने गुस्से में वह सूट अभिनव के सीने पर फेंका और बोली, यह लो, अब इसे पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे तुम्हारे होने ना होने से कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी। अनन्या को पता था कि वह झूठ बोल रही है, फिर भी वह अपनी बात कह रही थी। उधर जब अनन्या अभिनव पर गुस्सा कर रही थी, तब इधर वैभवी अभिनव के नाम पर दहाड़े मारकर रोए जा रही थी। उसने सुबह से ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। उसके दिमाग में अभिनव और उससे जुड़े ख्याल इतने ज्यादा घूम रहे थे कि वैभवी का ध्यान अपने शरीर से दूसरे हिस्सों की तरफ जा ही नहीं रहा था। वह उदास हो गई थी और बार बार अपने आप को इस बात के लिए कोस रही थी कि उसने अभिनव को क्यों छोड़ा। ऊपर से उसकी आग में घी तब पड़ गया जब देवेन भी उसका साथ छोड़कर यूं ही अचानक चला गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवेन उसे छोड़कर जाएगा। वह तो यही मानकर बैठी थी कि आज नहीं तो कल देवेन उसे जरूर प्रपोज करने वाला है। जिस हिसाब से वह वैभवी का ध्यान रखता था और उसके लिए तोहफे लेकर आता था, उस हिसाब से तो वैभवी के पास देवेन के ऊपर शक करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह अंधी हो चुकी थी, मन से अंधी। उसे अभिनव के साथ ही रह जाना चाहिए था। उसके मन की आंखें जानती थी कि अभिनव उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। फिर भी उसने अपनी ही आंखों में धूल झोंक ली। ऐसा भी नहीं था कि वह देवेन के साथ खुश थी या देवेन उसके लिए परफेक्ट आदमी था। उसमें कई सारी कमियां थी, लेकिन देवेन का पैसा उसकी सारी कमियों को ढक दिया करता था। लेकिन अभिनव हर मामले में सही था। उसकी गरीबी भी अब वैभवी को कोई बड़ी समस्या नहीं लगती थी। अब वैभवी का नजरिया बदलता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने सिर पर कोई भारी चट्टान उठा रखी है। उसने दरवाजा खोला और बाहर बैठी हुई ट्रेसी को ठंडी नजर से देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनते ही ट्रेसी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे बुरे वक्त में आपके बेस्ट फ्रेंड को आपके साथ होना जरूरी है? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, वैभवी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके मुंह से यह बात सुनते ही ट्रेसी अपनी जगह से खड़ी हुई और हैरानी से वैभवी को देखते हुए बोली,
तो तुम इस छोटी सी बात की वजह से अपनी सालों की दोस्ती को खत्म कर लेना चाहती हो। यह सुनते ही वैभवी को गुस्सा आया और इतना आया कि वह अपने आप को काबू नहीं कर पाई। उसने ट्रेसी पर चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जो कह रही हो उसे सुन भी पा रही हो या नहीं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए वैभवी की आंखें भर आई। उसे पता नहीं चला ट्रेसी उसके मुंह से यह सारे इल्जाम सुनकर हैरान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वैभवी की जुबान जहर उगल रही है। क्या किया मैंने ऐसा? ट्रेसी ने पूछा। वैभवी को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यह सवाल करने की? ऐसा नहीं था कि वैभवी की बातें ट्रेसी को समझ नहीं आ रही थी। वह बस जानबूझकर नादान बन रही थी। वैभवी ने अपनी नादान दोस्त को सारा मसला समझाने के लिए कहा, तुम्हें पता नहीं है तुमने अभिनव के बारे में मुझे क्या कहा था। तुम ही थी जिसने अभिनव के खिलाफ मेरा ब्रेन वॉश किया था। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं अभिनव के साथ होती। ट्रेसी ने यह इल्जाम सुनकर फिर से एक पल के लिए वैभवी को देखा और बोली, वैभवी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह सब तुमने खुद किया है। तुम यह सब खुद ही करना चाहती थी। तुमने तो मुझसे बस राय मांगी थी। तुम चाहती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर लड़का हो। तुम चाहती थी कि तुम उसके पैसों पर ऐश करो। मैंने तुम्हें सिर्फ ऑप्शन दिए थे, उनमें से देवेन को तुमने चुना था, खुद तुमने। भाड़ में जा ट्रेसी, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आज के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ब्लडी बिच! वैभवी ने ट्रेसी को फटकारते हुए कहा। ट्रेसी को बुरा नहीं लगा। उसने अपने दोनों हाथ बांधे और बोली, ठीक है, यह करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप से भी एक बार यह सवाल जरूर करो। अगर तुम्हें दोबारा प्रेम स्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या तुम इस बार रिस्क लोगी? क्या तुम किसी पैसे वाले को छोड़कर किसी गरीब के साथ जाओगी जिसका दिल बहुत बड़ा है? जवाब तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों को चुनोगी और हर बार चुनोगी, चाहे बाद में तुम्हारा यह हाल ही क्यों ना हो जाए। इतना कहने के साथ ही ट्रेसी वहां से निकल चुकी थी, लेकिन उसके शब्द वैभवी के जहान में छप चुके थे। उसने ट्रेसी के जाने के 5 मिनट बाद दरवाजा बंद किया और यह सोचने लगी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वह एक भरी चंगी जिंदगी जी रही थी। देवेन उस पर पैसे लुटाता जा रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद ना वैभवी के पास पैसा था, ना सेविंग्स, ना गोल्ड। उसके पास रह गए थे तो सिर्फ कपड़े, जूते और बैग। अगर इस वक्त उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो वैभवी की जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे यह जॉब मिलेगी कैसे। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में सनी का ख्याल आया। उसे लगा कि शायद सनी को देवेन की कुछ खबर हो और वह उसकी नौकरी दिलवाने में मदद कर सके। इस वक्त वैभवी सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी और जिंदा रहने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। वह अगले 1 घंटे में तैयार हुई और बस पकड़कर सीधा एलन मटेरियल्स के ऑफिस के बाहर पहुंच गई और उसने ऑफिस को बाहर से देखा और एक गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, यस मैम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? वैभवी अपना मुंह खोलने से पहले एक बार सोचती है। उसके दिन एक रात में कितने बदल गए थे, इस बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वैभवी ने अपने दिमाग को शांत किया और बोली, मैं यहाँ मिस्टर सनी से मिलने के लिए आई हूँ। ओके, लेकिन क्या आपके पास उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनसे मिलने के लिए वैभवी आई है। वैभवी की जुबान ऐसे चल रही थी जैसे कोई मछली तड़प रही हो। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने
वैभवी को एक पल के लिए देखा और फिर सनी को फोन मिला दिया। गुड मॉर्निंग सर, वैभवी नाम की लेडी आपसे मिलना चाहती है। जी, ओके सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फोन काट दिया। वैभवी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या कहा उन्होंने? वैभवी ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बहुत उत्साह के साथ पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने जवाब में कहा, आप अंदर जा सकती हैं। यह सुनते ही वैभवी मन ही मन उछल पड़ी। वह अंदर जाने के लिए तुरंत पलट गई, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती, तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज आई। तुम्हें उसका ऑफिस पता है? यह आवाज सुनते ही वैभवी रुक गई और पलटकर उस औरत को देखने लगी। वह औरत कोई नहीं बल्कि शर्मिला थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का वह क्या जवाब दे। ऐसे में उस औरत ने वैभवी की मदद करते हुए कहा, थर्ड फ्लोर, लिफ्ट से लेफ्ट, सेकंड केबिन। थैंक यू, वैभवी ने कहा और निकल गई। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि सनी अपने ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। असल में वह फाइल के जरिए यह बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वह वैभवी को देवेन के बारे में क्या कहे। उसे पता था कि वैभवी यहाँ असल में किस काम से आई है। इससे पहले कि वह कोई बहाना ढूंढ पाता, बाहर से आवाज आई, मैं अंदर आ सकती हूँ सनी? हाँ, प्लीज कम इन, सनी ने कहा और अपनी फाइल टेबल पर रख दी और वैभवी को देखने लगा। उसे वैभवी पर तरस आ रहा था। देवेन के होने से वह क्या थी और उसके ना होने से वह क्या हो गई थी। वह अभी भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। सनी ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। सीधा पॉइंट पर आना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मुझे जॉब चाहिए, वैभवी ने कहा। यह सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सॉरी, लेकिन कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। सनी, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। तुम मुझे रिसेप्शनिस्ट ही बना दो, चाहे तो पैसे भी कम देना, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ वैभवी, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन नौकरी नहीं दे पाऊंगा, सनी ने कहा और वैभवी के सामने हाथ जोड़ लिए। असल में वह वैभवी को नौकरी पर रखकर हरदेव पाल सिंह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। हरदेव जानते थे कि देवेन भाग गया है और ऐसे में उसकी कंपनी के लोग यहाँ नौकरी के लिए आने वाले थे, लेकिन हरदेव अपना स्टाफ बढ़ाकर नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। इसके अलावा सनी को यह भी याद था कि वैभवी अभिनव की एक्स थी और अनन्या उसकी बीवी। अगर अनन्या को पता चलेगा कि वैभवी उनकी कंपनी में काम कर रही है तो अनन्या सनी को छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तभी वैभवी भी सनी का जवाब सुनकर वहां से बाहर निकल गई। उसे सनी के पास आकर मदद मांगना अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी लग रही थी। वैसे भी सनी देवेन का दोस्त था, उसका नहीं, और सनी का यह रूप देखकर तो वैभवी को लगा कि वह देवेन का नहीं, उसके पैसों का सगा था। जब वैभवी इन्हीं सब ख्यालों के साथ नीचे उतर रही थी तो उसने देखा कि शर्मिला अभी भी वहीं रिसेप्शन के पास हाथ बांधे खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह वैभवी के नीचे उतरने का ही इंतजार कर रही थी। वैभवी जैसे ही उसके सामने आई तो शर्मिला ने कहा, मैंने सुना है कि देवेन देश छोड़कर चला गया है और उसके जाने के बाद उसकी कंपनी के काफी एम्प्लॉयज के पास नौकरी नहीं है, जिनमें से तुम भी एक हो, है ना? यह सवाल सुनते ही वैभवी शर्मिला की आंखों में देखने लगी। वैसे तो शर्मिला वैभवी को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैभवी उसकी बातों का बुरा मानना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे में उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम सॉरी, मैं सनी और आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत है। मैं सनी से भी इसी बारे में बात करने आई थी, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल कंपनी में कोई पोजीशन खाली नहीं है। हाँ, तो उसने गलत क्या कहा? यहाँ सच में कोई जॉब नहीं है।
अगर तुम्हारी जगह मैं कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती तो शायद मुझे भी यहाँ जॉब नहीं मिलती। शर्मिला ने वैभवी को देखते हुए कहा। वैभवी का दिल छोटा सा हो गया। उसने वहां से जाने का मन बना लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह निकलती, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया नौकरी है। यह बात सुनते ही वैभवी के दिल में उम्मीद जाग गई। उसने कहा, प्लीज बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शर्मिला ने वैभवी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम अभिनव की एक्स हो ना? यह बात सुनते ही वैभवी झिझक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जॉब और अभिनव की एक्स होने में क्या डायरेक्ट कनेक्शन था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, एक डील करते हैं। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ढेर सारा पैसा। मैडम, लेकिन मुझे। इससे पहले कि वैभवी अपनी बात पूरी कर पाती, शर्मिला ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, 1 करोड़ रुपए। यह रकम सुनते ही वैभवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 करोड़ में तो वह इस जन्म का तो क्या, अगले जन्म का खर्चा भी मजे से चला सकती थी। लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं चला था कि उसे काम क्या करना होगा। उधर जब वैभवी शर्मिला के सामने खड़ी थी, तब इधर अभिनव भी अपने ऑफिस में बैठा कई सारे ख्यालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो वह निहारिका के बारे में सोच रहा था। रात भर से उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था कि निहारिका पलाश के फूलों में शामिल है, लेकिन अभिनव अपनी इस ख्याल के पीछे का ठोस कारण नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन अरबाज ने ऐसा क्यों किया होगा? उसने क्यों बिंदु को अपने पास रखकर निहारिका को पलाश के पास भेजा होगा? कहीं कुछ तो गड़बड़ है, अभिनव ने अपने आप से कहा। उसने ठाना कि वह आज रात ही इस गड़बड़ के पीछे का राज जान लेगा। ठीक उसी वक्त कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, यस, कमिंग। दरवाजा खुला और मीरा अंदर चली आई। बॉस, आपने मुझे बुलाया? मीरा ने पूछा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने अभी एक कंपनी खरीदी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसका करूं क्या। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि जब तक हमें कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया नहीं मिल जाता, तब तक हम उसे बंद कर देते हैं और उसके क्लोजर और उसके नए बिजनेस आइडिया की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अभिनव के मुंह से यह बात सुनते ही मीरा खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और उसने कहा, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, तो इसे जल्दी शुरू करते हैं। जी सर। जब भी तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो जाए तो तुम वहाँ चली जाना। मैं इस काम के लिए तुम्हें टिप भी दूंगा। थैंक यू सो मच बॉस, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी, मीरा ने कहा और अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताना शुरू शुरू कर दिया। उधर जब अभिनव मीरा को कंपनी की डिटेल के बारे में समझा रहा था, तब इधर शर्मिला भी वैभवी से आगे की बात करने के लिए उसे अपने कैबिन में ले आई थी। शर्मिला ने वैभवी को बैठने के लिए कुर्सी ऑफर की थी। वैभवी ने बैठने से पहले ही पूछा, मुझे करना क्या होगा? पहले बैठ तो जाओ, शर्मिला ने हंसते हुए कहा। हालांकि वैभवी अभी भी अंदर से बेचैन तो महसूस कर रही थी, लेकिन शर्मिला के कहने पर वह बैठ गई। इससे पहले कि शर्मिला अपनी कुर्सी पर बैठ पाती, तो वैभवी ने दोबारा कहा, आप मुझसे किसी का मर्डर तो नहीं कराना चाहती हो? यह सुनते ही शर्मिला ने वैभवी को एक पल के लिए देखा और फिर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, हा 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 हा, ये तो बहुत फ्री था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन यह अच्छा था। पर हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं तुम्हें किसी की सुपारी नहीं दे रही हूँ। यह सुनते ही वैभवी की जान में
थोड़ी सी जान आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह बस आप मुझे इतना अमाउंट दे रही हैं तो मैंने सोचा कि एक बार पूछूं कि मुझे करना क्या होगा। शर्मिला ने उसका डाउट क्लियर करने के लिए आगे कहा, मैं जो काम तुमसे करवाना चाहती हूँ इसमें तुम्हें किसी को नहीं मारना है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना है। यह काम बहुत ही सिंपल है। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जो करना होगा उससे पहले मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए क्यों चुना। यह काम अभिनव से जुड़ा हुआ है और उसे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अब आते हैं काम पर। काम बड़ा सिंपल सा है। तुम्हें अभिनव को अपने साथ एक वन नाइट स्टे के लिए रेडी करना है। यह सुनते ही वैभवी के कान खड़े हो गए। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शर्मिला को घूरने लगी। शर्मिला जानती थी कि वैभवी को यह सुनकर झटका लगेगा और वह वैभवी को झटका देना भी चाहती थी ताकि बाद में उसे पुचकार सके। शर्मिला ने आगे कहा, असल में यह होगा तो वन नाइट स्टे ही, लेकिन उसमें वन नाइट स्टे जैसा कुछ भी नहीं होगा। बस इस स्टे तक जाएगी ही नहीं, बस तुम्हें अभिनव को बुलाना है, उसे गले से लगाना है, एक किस गाल पर, एक माथे पर, हो सके तो दो चार गर्दन पर और एक छोटा सा किस होठों पर, ताकि मैं यह साबित कर सकूं कि अभिनव अनन्या को चीट कर रहा है। वैभवी को जो झटका लगा था यह सुनकर अब वह और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शर्मिला को घूरे जा रही थी। लेकिन आप ऐसा क्यों करवाना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें यह भी बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। इतनी समझदार तो तुम हो ही। अब यह बताओ कि काम कब से शुरू करोगी? वैभवी दुविधा में आ गई थी। उसे याद आ रहा था कि उसने अभिनव के साथ पहले क्या किया था। उसने पहले जो किया था वह दोबारा वही सब नहीं करना चाहती थी। हालांकि वैभवी को पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। और इतना कहते ही वैभवी बाहर जाने के लिए अपनी जगह से खड़ी हो गई। शर्मिला ने उसे एक पल के लिए देखा और वह भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। वैभवी बाहर जाने ही वाली थी कि इतने में शर्मिला ने कहा, 2 करोड़। यह सुनते ही वैभवी के पैर थम गए और वह पलटकर शर्मिला को देखने लगी। शर्मिला जानती थी कि अनन्या और अभिनव के तलाक के लिए उसे हरदेव पाल सिंह को राजी करना बहुत जरूरी था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाएगी तो अनन्या हमेशा अभिनव के साथ अटक कर रह जाएगी और शर्मिला अनन्या के लिए बेस्ट हस्बैंड नहीं ढूंढ पाएगी। हरदेव को राजी करने का बस एक ही तरीका था, अभिनव को उसकी नजरों में गिराना। अगर अभिनव हरदेव की नजर में चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत फिर से गिरने से रोक नहीं सकती थी। शर्मिला को इस काम के लिए इस वक्त वैभवी से अच्छी बकरी नहीं मिल सकती थी। वैभवी के पास नौकरी नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। शर्मिला को लगा ऐसे में अभिनव को ना चाहते हुए भी वैभवी पर तरस आ जाएगा और यह तरस ही उसके कफन का कारण बनेगा। उधर जब शर्मिला यह सब सोच रही थी तब इधर वैभवी के पैर जैसे जमीन पर गड़ से गए थे। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद वह चाह कर भी अपने पैर नहीं उठा पा रही थी। वह बस यह सोचने लगी थी कि इतने सारे पैसों से वह क्या क्या कर सकती थी। एक बार यह पैसा हाथ लग जाए तो उसे जॉब की भी क्या जरूरत थी। उल्टा वह तो 2-4 लोगों को अपने यहाँ काम पर रख सकती थी। ठीक उसी वक्त शर्मिला ने अपनी तरफ से एक और पत्ता फेंकते हुए कहा, तुम चाहो तो एडवांस के तौर पर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए अभी इसी वक्त दे सकती हूँ, और वह भी कैश। यह सुनते ही वैभवी का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी सांस फूलने लगी। शर्मिला उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, क्या वैभवी इस काम के लिए हाँ कर देगी
और क्या अभिनव वैभवी के इस जाल में फंस जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, शर्मिला के इरादों की होगी जीत या अभिनव का तेज दिमाग बाजी मार जाएगा? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।